हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन में। और मैं आज फिर से एक नई डिक्टेशन लेके आया हूँ। संसद में अभिभाषण प्रधानमंत्री का कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी डिक्टेशन। देखिए, पिछली बार वर्ष 1988 में त्रिपुरा में वहाँ की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले कांग्रेस का क्या हाल है यूपी, बिहार और गुजरात में। आखिर में वर्ष 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों ने वर्ष 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बातें हैं? आप ही बताइए। प्लीज़ बैठ जाइए, आप कागज़ लेकर बाद में बोलिए। मैं इसके लिए सहमत हूँ अगर आप उस मर्यादा का पालन करते हैं और इस जगह का उपयोग न करते। लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन जैसी पवित्र जगह जो देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, इसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु में आखिर में वर्ष 1962 में यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद वहाँ की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। तमिलनाडु में तो आप नहीं हैं, झारखंड का जन्म हुआ। 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं हैं। वे पिछले दरवाजे से घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद भी देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है? जहाँ भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सब होने के बावजूद हम तो एक चुनाव हार जाने ना महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारी पराजय होने के बाद भी ना आपका अहंकार जाता है, ना आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे, चलिए मौका मैं भी ले लूं। जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं, तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। ज़रूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर हैं खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष में आज देश आज़ादी का मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अमृत महोत्सव आज़ादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठकर देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, हर किसी का पुण्य स्मरण करने का अवसर है। उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। यह भी सही है कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंतर्विरोध लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है अच्छा होता है, उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया गया होता, उसका गौरव मान करते। बीते 2 साल में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जाति झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी कि इतना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधताएं, ये आदतें, यह स्वभाव, शायद यह भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकेंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। क्या यह मानवता के लिए अच्छा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी टोपी पहन लेने की क्या ज़रूरत है जी। लेकिन जब आप खड़े ही हो गए हैं तो अब मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ।
अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम ले करके बोलना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था तब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था। सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहाँ है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था।